Good morning. Today I will deliver lecture on the topic the essentials of the Federal Constitution. And there are 5 essentials of the Federal Constitution. First is distribution of powers. शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। दूसरा आवश्यक तत्व है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा आवश्यक तत्व है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा आवश्यक तत्व है संविधान की अपरिवर्तनशीलता, इसको रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको नम्यता तथा अनम्यता का सम्मिश्रण भी कहा जाता है। पांचवा है न्यायालय का प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। तो देयर आर 5 essentials ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, जिसको हम कल के लेक्चर में बता भी चुके थे, लेकिन आज भी थोड़ा सा बता के आगे बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मीन्स शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक प्रमुख लक्षण कहा जाता है, क्योंकि संघीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि शक्तियां केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों में निहित की गई हैं संघीय व्यवस्था में। और शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया है ताकि केंद्र तथा राज्य स्वतंत्र रूप से रह करके सुचारू रूप से अपने कार्यों का संचालन करें। सामान्य परिस्थिति में हमारा संविधान संघात्मक होता है, और संघात्मक होने का तात्पर्य है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को जो शक्तियाँ प्रदान की गई है वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रह के कार्य करती है। दोनों एक दूसरे के मामले में किसी हस्तक्षेप नहीं करती है। सामान्य परिस्थिति के संबंध में भारतीय संविधान जो है संघात्मक ही बना रहता है, और यह जो संघात्मक संविधान में जो शक्तियों का विभाजन जो है एक प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, जिसके अनुसार सारी चीज़ें संविधान में लिखित होती हैं, उनके आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। और संविधान में 3 सूचियाँ प्रकट की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची के विषय पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकारों को है। तीसरी भी सूची भारतीय संविधान में ली गई है, जिसमें इसको कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। कंकरेंट लिस्ट पर दोनों सरकारों को है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों सरकारों ने साथ कानून बनाया है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून अविभावी माना जाता है। तो हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य किया जाता है। दूसरा आवश्यक तत्व है संविधान के अंतर्गत, दूसरा आवश्यक तत्व है जो है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक संविधान का एक प्रमुख लक्षण है, क्योंकि संविधान को सरकार के अंगों के रूप में कार्य करना पड़ता है। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये सभी जो सरकार के जो अंग हैं ये संविधान से ही अपनी वैधता ग्रहण करते हैं, संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं। अर्थात संघीय संविधान के अंतर्गत सरकार के 3 अंग होते हैं, उसमें उनकी शक्तियों का विभाजन किया गया है। और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें विधायिका को लेजिस्लेचर कहा जाता है। लेजिस्लेचर
कार्यपालिका कोर्ट एग्जीक्यूटिव, तीसरा जो है न्यायपालिका जुडिशरी, संविधान की सुरक्षा। संघीय व्यवस्था में भारत में संविधान सर्वोच्च है और संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को विधि निर्माण करना पड़ता है और ये अपनी व्यवस्था संविधान से ही ग्रहण करते हैं। सरकार के सभी अंगों का स्वरूप किस ढंग का हो, अपने स्वरूप तथा कार्यों का निरूपण जो है संविधान के अंतर्गत ही किया जाता है। सरकार अपनी शक्तियों और कार्यों का निरूपण जो है संविधान के माध्यम से ही करती है। क्योंकि भारत में संविधान सर्वोच्च है, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संविधान देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। भारतीय संविधान जो है सर्वोच्च विधि है। केशवियर महोदय का कथन है कि संघीय व्यवस्था में संविधान को सर्वोपरि, संविधान की सर्वोच्चता अति महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि सरकार का स्वरूप कैसा हो, उनके कार्य का संचालन कैसे किया जाए, उनकी शक्तियाँ किस प्रकार से संचालित की जाएं और इन सबका नियंत्रण संविधान के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए संविधान को की सर्वोच्चता जो है एक प्रमुख तत्व है और सर्वोच्च संविधान हमेशा लिखित संविधान होता है, क्योंकि लिखित संविधान के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के बारे में जो उपबंध होते हैं उनका लिखा जाना परम आवश्यक है, क्योंकि केंद्र तथा राज्य के मध्य जो विधायी प्रक्रिया है इसका संचालन कैसे किया जाए यह लिखित संविधान के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए सरकार के सभी अंग, सबका कार्यालय है, विधायिका विधि निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका कानूनों का निर्वचन करती, कानूनों को कार्यान्वित कराती है और न्यायपालिका कानूनों का निर्वचन करती है। द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉ। लेजिस्लेचर का काम है कानून निर्माण करना और द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू ऑपरेट द लॉ। विधायक कार्यपालिका का काम है विधियों को लागू करवाना, कार्यान्वित करवाना और न्यायपालिका का काम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, विधियों का निर्वचन करना। जहाँ कहीं भी विधियाँ असंदिग्ध समझ में आती हैं, जहाँ सही रूप से उनका निर्वचन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है कि उनका निर्वचन करें, उनके बारे में सही व्याख्या करें। तो इस ढंग से भारत में संविधान सर्वोच्च है, सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सर्वोच्चता किस लिए है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उनके स्वरूप, संगठन के बारे में जो है उनका नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए और केंद्रीय राज्य विधानमंडलों का कैसे संचालन किया जाए। इस प्रकार से ये अपनी सुप्रीमेसी कहाँ से ग्रहण करते हैं, संविधान के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। इनको और न्यायपालिका को प्राधिकार दिया गया है। सर्वोच्च संविधान हमेशा लिखित संविधान होता है। लिखित इसलिए होता है कि विधायिका, केंद्र या राज्य की जो विधायिका हैं, विधि निर्माण जो करती हैं उसको संविधान से ही अपनी वैधता ग्रहण करती है। इसलिए जो संविधान की सर्वोच्चता भी जो है संघात्मक संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। तीसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। संघात्मक संविधान हमेशा लिखित संविधान होता है, क्योंकि संघ और राज्य के मध्य जो संघ और राज्य का एक संबंध एक जटिल प्रक्रिया पर निर्भर करता है
और संघ राज्य के मध्य कैसे संबंध बनाए रखा जा सके, उनके मध्य मतभेद न उत्पन्न हो, इस सब चीज़ों के लिए संविधान का लिखित किया जाना अत्यंत परम आवश्यक है। इसलिए भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि भारत में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा कैसे संचालन किया जाए, केंद्रीय सरकार को विधि निर्माण कैसे किया जाए, द्वारा विधि निर्माण कैसे किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा विधि निर्माण कैसे किया जाता है, उनके प्राधिकारियों की शक्तियाँ, प्राधिकार, सबका वर्णन जो है लिखित संविधान के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए भारतीय संविधान का एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान के अंतर्गत सारी शक्तियाँ, सारी लिखित संविधान के अंतर्गत जो है सब चीज़ों का लिखा जाना परम आवश्यक है, जिससे जो जटिलताएं होती हैं, जो भविष्य में जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना होती है, उनका कायदे से उसमें विवरण रहता है। अर्थात केंद्र सरकार को विधि निर्माण की शक्ति कहाँ तक है, राज्य सरकार को विधि निर्माण की शक्ति कहाँ तक है, इनको भारतीय संविधान में लिख दिया गया है। इसीलिए संघात्मक संविधान एक लिखित संविधान कहा जाता है, जिसमें जो है हर चीज़ का लिखा जाना एक परम आवश्यक है। लिखने का तात्पर्य है क्योंकि संघ और राज्य के मध्य मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है, उस मतभेद को किस तरह से दूर किया जाएगा, सरकार का द्वारा अपने अधिकारों का संचालन केंद्र सरकार द्वारा कैसे किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा किस तरह से संचालन किया जाएगा, इन सब का लिखा जाना परम आवश्यक है। इसलिए भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, और लिखित संविधान होना संघात्मक संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। क्योंकि संविधान को इसलिए लिखा गया कि उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, चूँकि उनमें मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है, भविष्य में कोई जटिलता न उत्पन्न हो, केंद्र सरकार के लिए नियम भेद किए गए तथा राज्य सरकारों के लिए भी नियम भेद किए गए। इसलिए लिखित संविधान, संविधान का लिखित होना जो है संघात्मक संविधान का एक लक्षण कहा जाता है। और चौथा है संविधान की अपरिवर्तनशीलता, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसको नम्य, अनम्य तथा नम्य संविधान भी कहा जाता है। अनम्य तथा नम्य संविधान। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। संविधान की लिखित संविधान हमेशा जो है भारतीय लिखित संविधान जो है हमेशा ही नम्य संविधान, अनम्य संविधान होता है। अर्थात संघात्मक संविधान में अनम्यता तथा नम्यता का मिश्रण होता है, और इसलिए संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए संविधान का अनम्य होना परम आवश्यक भी है। संविधान में आसानी से संशोधन न किया जा सके, जिससे कि इसका स्वरूप ही परिवर्तित हो जाए, इसलिए संघात्मक संविधान को अनम्य संविधान बनाया गया है। तो प्रश्न उठता है कि अनम्य संविधान किसे कहा जाता है? अनम्य मीन्स कठोर संविधान, नम्य मीन्स लचीला संविधान, अर्थात इसमें कठोर तथा लचीलापन का सम्मिश्रण है। अनम्य संविधान उसे कहा जाता है, कठोर संविधान, जिसमें परिवर्तन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है।
और जो कि देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। और नम्र संविधान उसे कहा जाता है जिसमें आसानी से संशोधन कर लिया जाए, जिसमें आसानी से संशोधन कर लिया जाए उसे लचीला संविधान तथा नम्र संविधान कहा जाता है। जिसमें संशोधन की प्रक्रिया कठिन होती है उसे कठोर संविधान कहा जाता है। तो भारतीय संविधान अनम्यता तथा नम्यता दोनों का मिश्रण है, अर्थात भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अनम्यता तथा नम्यता दोनों का समावेश किया है, इसलिए कि संविधान की सर्वोच्चता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके, संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे। परिवर्तन वहीं किया जा सकता है जहाँ पर आवश्यक हो, जहाँ पर विशेष आवश्यक हो संविधान में संशोधन वहीं किया जाए। भारतीय संविधान की अपेक्षा है कि परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन जहाँ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो तो संविधान विशेष प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन संविधान में अनम्य संविधान के माध्यम से किया जा सकता है। तथा लचीला संविधान उसे कहा जाता है नम्र संविधान जहाँ की संशोधन आसानी से कर लिया जाए, अगर आवश्यक हो तो संशोधन आसानी से कर लिया जाए। इसलिए भारतीय संविधान को रिजिड भी बनाया गया है और फ्लेक्सिबल भी बनाया गया है, कठोर भी बनाया गया है और लचीला भी बनाया गया है। कठोर इस सेंस में बनाया गया है कि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन विशेष प्रक्रिया द्वारा ही किया जाए, और नम्य लचीला इस सेंस में बनाया गया है संविधान में संशोधन आसानी से कर लिया जाए। तो संविधान की सर्वोच्चता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान को अपरिवर्तनशील बनाया गया है, जो कि होना परम आवश्यक भी है। इसलिए कठोर तथा लचीलापन का सम्मिश्रण भारतीय संविधान का एक संघात्मक संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। पांचवा, न्यायालय का प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स न्यायालय का प्राधिकार है। चूंकि संघात्मक संविधान में शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के मध्य होता है। जैसा कि हमने बताया था कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों स्वतंत्र तथा पृथक रह करके अपने अपने विषयों का विधि निर्माण करते हैं, तो उनके मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में सरकारें जो है संविधान का निर्वचन अपने अपने ढंग से करने लगे। राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो हो सकता है भविष्य में ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो कि राज्य सरकारें अपने अनुसार अपने पक्ष में संविधान का निर्वचन अपनी अपनी तरह से करने लगे। इसलिए संविधान के निर्वचन करने का जो प्राधिकार दिया गया है, संविधान में अगर कोई किसी ढंग से निर्वचन की जरूरत होती है तो यह प्राधिकार न्यायालय को दिया गया है। संविधान का कोई ऐसा उपबंध है जहाँ पर निर्वचन की आवश्यकता महसूस हो रही है, दो सरकारों के मध्य अगर कोई विवाद है, तो संविधान में निर्वचन करने का प्राधिकार न्यायालय को दिया गया है। अगर विधायिका कोई ऐसा विधि निर्माण करती है जो संविधान के उपबंधों से असंगत है, तो न्यायालय का काम है उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर दे। तो दो राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है, क्योंकि एक राज्य अपने अनुसार निर्वचन कर रहा है संविधान का, दूसरा राज्य अपने अनुसार, तो वहाँ पर न्यायालय को संविधान के निर्वचन का प्राधिकार प्रदान किया गया है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दिस विल बी इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यह जो है न्यायालय को अधिकार दिया गया है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राज्य के संबंध में है, इंटरनल मामला है, तो जुरिसडिक्शन के अनुसार अर्थात न्यायालय को प्राधिकार प्रदान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय अगर राज्य के मध्य विवाद है तो उनका निर्वचन करेंगे। तो अगर कोई ऐसी विधि कोई राज्य बनाता है
या केंद्र सरकार भी विधि बनाती है, तो वहाँ पर न्यायालय देखेगा कि कौन सी विधि सही है और उसका उसके निर्वचन का प्राधिकार न्यायालय को दिया गया है। इसलिए शक्तियों का विभाजन में जो न्यायालय को प्राधिकार दिया गया है वह संविधान की सर्वोपरिता को बनाए रखने के लिए दिया गया है कि भारतीय संविधान में हर चीज़ को लिखा गया है और लिखने के द्वारा ही उसका निर्वचन जो है करने का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। इस तरीके से जो है भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान का ये 5 लक्षण हैं जो कि प्रमुख हैं। टुमारो आई विल डिलीवर द नेक्स्ट लेक्चर अगेन। थैंक यू वेरी मच।